आप सभी को मेरा नमस्कार। कलाम आरएएस की इस पहल आंसर राइटिंग एंड स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। होपफुली आप लोग अपनी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं और आज के इस सेशन में हम लोग जो 31 मई को आपको क्वेश्चंस दिए गए थे, 3 क्वेश्चंस, उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। और होपफुल अगर आप लोगों ने उसका आंसर नहीं लिखा है तो पहले इस वीडियो को देखने से पहले लिख लीजिए और हाथों हाथ अपने आंसर्स चेक कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। 31 मई के जो क्वेश्चन है वो कौन कौन से थे। पहला क्वेश्चन आपके मैनेजमेंट सेक्शन से आया है। उसमें पूछा गया है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कैपिटल स्ट्रक्चर। 2 नंबर का क्वेश्चन है पूंजी संरचना से आप क्या समझते हैं। इसमें भी देखिए क्या लिखा हुआ है, जो आपके सिलेबस में डायरेक्ट पॉइंट है, डायरेक्ट टर्म है, पूंजी संरचना, धन का अधिकतमकरण, इस टाइप के डायरेक्ट पॉइंट्स है। तो आरएएस में जो मेंस में जो सिलेबस में जो स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं, ये 3 टॉपिक फर्स्ट पेपर में और 3 जो है थर्ड पेपर में, उसके अलावा साइंस टेक के भी, उसमें जो डायरेक्ट टर्म्स दी गई हैं उन टर्म्स को आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए। उसका जो क्या मीनिंग है, कैसे उसको एक्सप्लेन करना है, साथ साथ में उसके कुछ एग्जाम्पल्स, उसके कारण, प्रभाव, सकारात्मक नकारात्मक पक्ष, बस इतना अगर आपने कर लिया तो आपका जो है बहुत सारा तैयारी जो है वो हो चुकी है। तो डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं आरपीएससी में, इधर उधर क्वेश्चंस नहीं जाते हैं। जो ये सीधे सीधे कॉन्सेप्ट्स हैं उनसे डायरेक्ट पूछे जाते हैं। इसमें आपको पूंजी संरचना से आप क्या समझते हैं उसको एक्सप्लेन करना है। तो पूंजी संरचना नाम में क्या है, 2 चीजें, कैपिटल और स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर किससे रिलेटेड है, कोई भी व्यावसायिक निगम है तो उसमें कैपिटल जो आता है वो कैपिटल कैसे आता है, उसके क्या स्ट्रक्चर है, उसके क्या क्या अनुपात है, क्या पार्ट है, यही पूंजी संरचना है। एक आसान भाषा में समझते हैं तो जनरली जो है कंपनी बनती है तो कंपनी में कैपिटल की जरूरत होती है। और कैपिटल कहाँ से आती है, या तो कोई उसमें इन्वेस्ट करता है, कंपनी के मालिक उसमें इन्वेस्ट करते हैं और उसमें फिर अपनी पार्टनरशिप या अपने शेयर्स रखते हैं, या फिर जो है वहाँ लोन लेते हैं। 2 ही है, मेनली ये 2 ही है। उसमें और चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं, फिर लाभांश हो गया, दीर्घकालीन कोर्स एक अलग से सेव करके रख दिया तो वो एक अलग चीज़ है। लेकिन मेनली यही है, ऋण और जो अंश पूंजी है, इक्विटी पूंजी है, उन दोनों का जो अनुपात है इसी को कैपिटल स्ट्रक्चर कहा जाता है। इसका यूज जो है कंपनी इस तरह से उसको डिजाइन करती है ताकि कंपनी के ऑपरेशंस में इसका यूज कर सके और कंपनी जो है निरंतर चलती रहे। बाकी निवेशक इस चीज को देख के कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि ये कंपनी की संभावनाओं को बताती है, उसके भविष्य को बताती है। जैसे कंपनी में अगर जो है इक्विटी पूंजी ज्यादा है, इक्विटी पूंजी क्या होती है, मतलब मैंने पैसा लगाया कंपनी में, शेयर खरीदे हैं उसके, अब मैं ये वहां से ब्याज अपेक्षा नहीं कर सकता हूं, मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि मेरे को लाभ मिले। जो भी कंपनी लाभ कमाएगी उसमें मेरा हिस्सा है, अगर हानि होगी तो भी मेरा हिस्सा जाएगा, इसमें कंपनी का मेरे प्रति कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा। लेकिन ऋण में क्या होता है, ऋण में जो है एक तो जो है आसान से मिलता है, प्लस उसमें सिर्फ ब्याज दिया जाता है। बाकी कंपनी लाभ करोड़ों कमा ले, मेरे को 8% या 10% पे जिस ब्याज पे मैंने दिया है वो सिर्फ ब्याज मिलेगा। तो इन दोनों की संरचना होती है। अब अगर ऋण ज्यादा हुआ, उस कंपनी का ऋण ज्यादा हुआ तो कंपनी के दायित्व ज्यादा है और इक्विटी पूंजी कम है, तो इस तरह से संरचना में फिर उसका जो है असंतुलन आएगा और उसके जो है भविष्य संकट में होता है। तो ये निवेशक ये चीजें देखते हैं। तो मेनली 2 ही चीजें होती है, ऋण और अंश। अब हमें लिखना कैसे है, तो वैसे ही पहली लाइन क्या होगी, यह प्रबंधन की एक अवधारणा है, या वित्तीय प्रबंधन लिख सकते हैं इसको, स्पेसिफिक वित्तीय, ये वित्तीय प्रबंधन की अवधारणा है, ये लिख सकते हैं। या फिर इसको और अच्छा करने के लिए मैंने कहा है कि जो भी स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट्स हैं उन कॉन्सेप्ट्स को आप लोग किसी विशेषज्ञ के जो उसके प्रति दिए गए हैं चीजें, वो या उसके प्रति जो बोला गया है उसकी डेफिनेशन दी गई है वो लिख के, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि वेस्टर्न और ब्राइगम के अनुसार पूंजी संरचना किसी फर्म की
स्थायी वित्तीय या स्थायी वित्तीय प्रबंधन है। फर्म का स्थायी वित्तीय प्रबंधन है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, किसी फर्म का स्थायी वित्तीय प्रबंधन है जो किसमें, ऋण पूंजी, दीर्घकालिक अंश पूंजी, व प्रेफरेंशियल जो शेयर होते हैं, प्रेफर्ड शेयर, उसमें दर्शाई जाती है। प्रेफर्ड, इसको हम लोग जो कहते हैं, क्या कहते हैं हिंदी में इसको, कहा जाता है पूर्वाधिकार अंश। इसको पूर्वाधिकार अंशों में दर्शाया जाता है। तो ये हमारी हो गई डेफिनेशन, आप ये समझते हैं इससे। तो इससे क्या हो गया कि आपकी जो है डेफिनेशन एक विशेषज्ञों के अनुसार उनकी परिभाषा दोगे तो आपका जो तर्क है वो सब्सटेंशिएट होगा, उस पर पुष्टि हो जाएगी उसकी। इसके अलावा आप जो है इसको लिख सकते हैं गणितीय फॉर्म में, जो लिखा जाता है कि पूंजी संरचना, और ये भी लिख सकते हो, यह लास्ट लाइन, एक लाइन और लिख सकते हो, यह किसी भी कंपनी के व्यावसायिक या वित्तीय स्वास्थ्य के सूचक होता है, साथ में वित्तीय संभावनाओं का भी सूचक होता है। तो पूंजी संरचना, इसमें कौन कौन से शामिल होते हैं अगर ऐसे करें तो, दीर्घकालीन कोष, प्लस ऋण पूंजी, अंश पूंजी, अधिमान पूंजी, आदि, ये जो शामिल होते हैं अधिमान पूंजी, और कंपनी का अगर कोई और कोष है, संचयी कोष। तो ये सारी उसके पूंजी के स्रोत जो है वो सारे इसमें पूंजी संरचना में शामिल है। इनका अनुपात क्या क्या है और इनकी स्ट्रक्चर क्या क्या है, यही पूंजी संरचना है। और इसके लास्ट में मैंने बताया कि वो लाइन भी आप लोग लिख सकते हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है जो है आपके आर्ट एंड कल्चर पार्ट से है, मेलों से। अब ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन सब आरपीएससी ज्यादा पूछने लगी है। ये क्या है कि आपकी समझ उन मेलों के बारे में, बाकी जनरल जो जैसे वो टॉपिक्स होते हैं ना, सीधे पूछते हैं कि इस मेले के बारे में बताइए, तो उसकी स्पेसिफिक चीज होती है। लेकिन ये वाला जो है, ये क्या है, राजस्थान के मेलों के सांस्कृतिक महत्व को बताना है, उसकी इंपॉर्टेंस बताना है, कल्चरल इंपॉर्टेंस ऑफ फेयर्स ऑफ राजस्थान। ये आप लोग जब समझ डेवलप करोगे, उन मेलों को एक पूरे समग्र रूप में पढ़ोगे, तब पता चलेगा कि उन मेलों का महत्व क्या है। जनरली ये किताबों में कम मिलता है, क्योंकि डायरेक्ट वही पॉइंट दिए होते हैं कि ये वाला मेला तिलवाड़ा मेला, पशु मेला, पुष्कर मेला, उस मेले की जो भी विशेषताएं वो लिखी होती है। लेकिन इन सब मेलों का समग्र रूप से सांस्कृतिक महत्व क्या है। अब दो चीजें, पहली चीज सांस्कृतिक महत्व पूछा गया है यहाँ पर। सांस्कृतिक, संस्कृति का क्या है, सामाजिक महत्व नहीं पूछा गया, आर्थिक नहीं पूछा गया, तो समाज पर क्या प्रभाव पड़ रहा है वो नहीं, लेकिन हमारी संस्कृति को ये कैसे प्रभावित करती है वो चीजें हमें यहाँ पर बतानी चाहिए। और राजस्थान के इन मेलों का, सभी मेलों का, दूसरी चीज ये है कि सभी मेलों का, एक मेले को स्पेसिफिक नहीं, सभी मेलों का। तो इसमें सांस्कृतिक महत्व क्या क्या है, संस्कृति के क्या क्या अंश होते हैं। पहला हमारा साहित्य हो गया, हमारी कलाएं होगी, जो भी है, लोक कलाएं होगी, संगीत, नृत्य, हस्तशिल्प कलाएं इसमें शामिल हैं। फिर हमारे संस्कृति के खान पान, वेशभूषाएं, ये सारे हो गए। हमारे जो आदर्श हैं, लोक देवता, लोक देवियाँ, और कोई संत है, उनके जो है शिक्षाएं होगी, उनका दर्शन होगा। ये सारा एक इनका जो है एक समग्र रूप एक संस्कृति है। तो इन सब पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये हमें लिखना है। पहला चीज, लोक कलाएं जो है, कैसे, लोक नृत्य हो गया, लोक संगीत हो गया, हस्तशिल्प कलाएं हैं, इनके लिए दो काम करते हैं। एक तो ये मंच प्रदान करता है,
एक ऑडियंस प्रदान करती है। मेले जब होते हैं ना तो लोग वहाँ पर जाते हैं एक साथ, और वहाँ पर जनरली हमारी जो लोक कलाओं का प्रदर्शन होता है। तो उन कलाकारों के लिए एक मंच है और उन कलाओं का प्रचार प्रसार वापस होता है। दूसरा, वो मेले उन कलाओं के प्रति और हमारी संस्कृति के प्रति एक चेतना जागृत करते हैं। कैसे? जब तक बच्चे और जब मतलब एक जो है नई पीढ़ी के लोग उसमें उन मेलों में जाते हैं तो उन्हें अपनी संस्कृति के बारे में जानकारी मिलती है, और जैसे ही जानकारी मिलती है तो एक चेतना डेवलप होती है। जैसे मान लीजिए खेजड़ली आंदोलन के बाद में उसकी याद में हमेशा वहाँ पर एक मेला होता है खेजड़ली में, अमृता देवी की जो बलिदान है उसके उपलक्ष्य में जो होता है वो होता है। तो वहां पर जाकर हमें अपने पर्यावरण के प्रति, हमारी संस्कृति के क्या वैल्यूज है उनके प्रति एक विशेष चेतना जागृत होती है, उसकी जागरूकता आती है, और फिर वही मूल्य जो है हम आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं। जो लोग जाते हैं वो लोग उससे वहां से सीखते हैं। तो इसी तरह वो सांस्कृतिक चेतना बताती है, साथ में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर का एक सशक्त माध्यम है। मेले जो है वो एक साथ में हमारी संस्कृति की सारी विशेषताएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर करते हैं। कैसे? वहां पर लोक कलाएं कैसे होती है, हमारे वेशभूषा कैसी होती है, परिधान कैसे होते हैं, एक जगह पर वो सारी चीजें मिलती है। सारे हम लोक संगीत के बारे में जानते हैं तो वो अगली पीढ़ी को पता चलता है। तो एक ये माध्यम भी हो गया। उसके अलावा हमारे मेलों में, राजस्थान के मेलों में वैश्विक पर्यटन या वैश्विक पर्यटक आते हैं, तो उनके माध्यम से जब वो लोग वही संस्कृति हमारी देखते हैं तो हमारी संस्कृति का प्रचार प्रसार वैश्विक स्तर पर होता है। हमारे साहित्य का प्रसार होता है, हमारे लोक संगीत का प्रचार प्रसार होता है। वही लोग जब वहां जाते हैं तो एक टेस्ट डेवलप करके जाते हैं, और फिर यहाँ के जो कलाकार हैं उनको वहां पर बुलाते हैं कि आप तो ये जागरूकता ऐसे ही डेवलप होती है। इस तरह हमारे पर्यटन को भी बढ़ावा मिलता है। तो इस तरह ये मेन सांस्कृतिक महत्व हमें लिखने। अब यहां पर स्टार्ट कैसे करेंगे? राजस्थान के मेलों का सीधा ही लिख सकते हो सांस्कृतिक, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे टॉपिक, बहुत सारे पॉइंट्स हैं तो हम लोग सीधा ही लिखेंगे। वरना इसमें आप लोग ऐड कर सकते हो, एक दो लाइन में इंट्रो लिखोगे तो उसमें ऐड कर सकते हो कि राजस्थान में बहुत सारे मेले होते हैं या फिर विविध मेले होते हैं, और उसमें जो है उनका राजस्थान की संस्कृति पर निम्नलिखित प्रभाव है या निम्नलिखित महत्व है। तो ये भी लिख सकते हो, या सीधा लिख लो राजस्थान के मेलों का सांस्कृतिक महत्व। पहला क्या है? राजस्थान की जरूरत भी नहीं है, सीधा लिख लो लोक कलाओं। इसमें प्रदर्शन कला भी है और हस्तशिल्प कला भी है। लोक कलाओं में कौन सा? लोक संगीत। इसमें लोक संगीत हो गया, लोक नृत्य हो गया। जनरली मेलों में ही ये इनका प्रदर्शन होता है, इनके लिए मंच होता है। लोक नाट्य, आदि लोक कलाओं, लोक नाट्य के साथ साथ में हस्तशिल्प कलाओं। हस्तशिल्प जो भी कलाएं होती ना, उनके जो उत्पाद होते हैं वो इन मेलों में ये मेले जो है उनके लिए एक मार्केट उपलब्ध करवाते हैं। तो हस्तशिल्प कलाओं आदि ब्रैकेट में लिख दिया, लोक कलाओं के लिए अभिव्यक्ति का मंच प्रदान करते हैं। अभिव्यक्ति मंच व प्रोत्साहन हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, हमारे यहाँ जितने भी मेले हैं, जितने राजस्थान के मेले हैं वो जनरली किसी क्या बोलते हैं, लोक देवता, संत या उनके स्थान पर और उनके किसी विशेष दिन में, जन्मदिन विश हो गया या उनकी समाधि के दिन, उन उपलक्ष्य में मनाए जाते हैं। तो इन मेलों के माध्यम से उनकी जो शिक्षाएं हैं, उनका जो दर्शन है, उनके जो वैल्यूज है, उनका प्रसार होता है। तो यहाँ पे लिख लेंगे लोक, अब इसमें लोक आदर्श भी लिख सकते हो, लोक पुरुषों, या वो लिख सकते हो लोक आदर्शों। इसमें ब्रैकेट में आप लिख लो ताकि वो क्लैरिफिकेशन हो। लोक देवता, देवियों,
संतों या महान व्यक्तित्वों की शिक्षाओं दर्शन, उनका शिक्षाओं, उनके दर्शन, उनकी विचारधारा, उनके मूल्य, दर्शन मूल्यों का प्रचार माध्यम। ये हो गया। अब तीसरा क्या है? तीसरा यहाँ पर जो है राजस्थान की जो संस्कृति की जैसे वेशभूषा हुई, खान पान हुआ, इन सब का जो है एक मार्केट डेवलप होता है। तो संस्कृति के, या इसको पहले, इससे पहले एक ये पॉइंट लिखिए कि सांस्कृतिक चेतना का विकास व जागरूकता में वृद्धि। वो चीज मैंने आपको जो समझाई है, जागरूकता में वृद्धि। इसके आगे एक पॉइंट और लिखिए कि अगला पॉइंट जो है हम लोग लिखेंगे मिटा देता हूं, सांस्कृतिक चेतना और विकास, जागरूकता में वृद्धि। और अगला, एक पीढ़ी से या भावी पीढ़ी में सांस्कृतिक, भावी पीढ़ी के लिए सांस्कृतिक शिक्षा का माध्यम, सांस्कृतिक शिक्षा का माध्यम या हस्तांतरण का माध्यम, जो भी लिखना चाहे आप लोग लिख सकते हैं। समझा दिया कि भावी पीढ़ी को कैसे इन मेलों के माध्यम से एक शिक्षा का मिलती है, सांस्कृतिक शिक्षा मिलती है। साथ में वैश्विक पर्यटकों के आगमन से, वैश्विक पर्यटकों के आगमन से, जब वैश्विक पर्यटक आते हैं तो संस्कृति के, राज्य की संस्कृति का वैश्विक प्रचार प्रसार। इतने पॉइंट्स आपके काफी होंगे। और भी जो पॉइंट्स मैंने बोले हैं वो चीजें भी आप लोग इसमें लिख सकते हैं और आपका आंसर अच्छा हो जाएगा। तो हमें ध्यान रखना है कि हमें सांस्कृतिक महत्व लिखना है, संस्कृति पर क्या प्रभाव है, अगर सामाजिक पूछा गया है समाज पर क्या प्रभाव करते हैं तो वो अलग होंगे, और राजस्थान के मेले, सारे मेलों का समग्र रूप में लिखना है। इसमें आप लोग उदाहरण भी लिख सकते हैं, जैसे लोक कला और साहित्य संगीत का जब हम लोग करते हैं तो उसमें उदाहरण लिख सकते हैं कि मेलों में जो है लोक नाट्य या लोक संगीतों की जहाँ पर प्रस्तुति होती है वो सारी चीजें आप लोग लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अपने तीसरे क्वेश्चन में आते हैं। तीसरा क्वेश्चन है वो ज्योग्राफी का है, राजस्थान ज्योग्राफी में, जिसमें सीधा लिखा गया है जनजातीय, राजस्थान की जनजातियां। तो जनजातियों के, अभी आप जनजाति टॉपिक जब तैयार कर रहे हैं तो उसमें जनजातियां कौन कौन सी है, उनकी विशेष प्रथाएं क्या क्या है, उनके विशेष मतलब उनके क्या क्या समस्याएं हैं और उनकी आर्थिक स्थिति कैसी है, उसके अलावा जनजातियों के विकास के लिए क्या क्या जो है प्रावधान किए गए हैं, संविधान में प्रावधान, विधायी प्रावधान और क्या क्या कार्यक्रम, यही आपका जनजातियों के आसपास का टॉपिक बनता है और इन्हीं से क्वेश्चंस आते भी हैं। तो ये इतने तैयार कर लीजिए, आपका हो जाएगा जनजाति टॉपिक। क्वेश्चन क्या पूछा है? डिस्क्राइब द मेजर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स बीइंग रन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ट्राइब। जनजातियों के विकास के लिए चलाए जा रहे प्रमुख विकास कार्यक्रमों का वर्णन करना है। अब विकास कार्यक्रमों का वर्णन करना है। पहली चीज यहाँ पर कहा गया है कि राजस्थान सरकार द्वारा नहीं लिखा है ना, या केंद्र सरकार द्वारा नहीं लिखा है, तो हम दोनों सरकारों के जो प्रयास है वो लिखेंगे। दूसरी चीज, इनमें जो है जितने भी प्रोग्राम है उनको सीरीज वाइज लिखेंगे। बहुत सारे प्रोग्राम है, लेकिन प्रोग्राम्स को जो है हम लोग जो इम्पोर्टेंट 3-4 प्रोग्राम्स है उनको थोड़ा सा विस्तार दे देंगे, बाकी वालों को एक एक लाइन में समेटेंगे। तीसरी चीज यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट है कि विकास कार्यक्रम पूछे, तो विकास कार्यक्रम जो है सिर्फ वही लिखेंगे, संवैधानिक प्रावधानों को यहाँ पर कि उनके लिए ये संविधान प्रावधान किए गए, ये आयोग बनाया गया, ये सब चीजें नहीं लिखनी है। और दूसरा,
अब स्टार्ट इसका कैसे करना है, 10 नंबर के क्वेश्चंस में और 5 नंबर के क्वेश्चन में अगर डायरेक्ट नहीं पूछा गया है और इस टाइप के क्वेश्चन है सीधा, मतलब इसमें आपके पास स्कोप है स्टार्ट करने का, तो इन सब चीजों में आप लोग थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स सोचिए। इसमें एक स्टार्ट हुआ सीधा कि जनजातीय विकास के लिए जो है सरकार निरंतर प्रयास करती आ रही है और इनके तहत निम्न कार्यक्रम स्टार्ट किए गए हैं या निम्न कार्यक्रम लॉन्च किए गए हैं। एक ये हो गया। दूसरा इस टाइप का आप लोगों को पता होगा, पहली चीज डीपीएसपी आर्टिकल 46 पता है, उसमें क्या कहा गया है कि जनजातीय और जो है एससी और एसटी के लोगों के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए सरकारें प्रयास करेगी या कदम उठाएगी। आ गया ना यहाँ पे, तो इसी को आप लोग यहाँ पर कोट कीजिए। स्टार्टिंग ऐसे कीजिए कि संविधान के अनुच्छेद 46 के तहत दिए गए निर्देश के अनुसार राज्य सरकार और केंद्र सरकार अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए निम्न कार्यक्रम कर रही है। तो ये आपका कितना अच्छा हो जाएगा। इसमें अनुसूचित ही नहीं, साथ में और भी चीजें हैं। जो अनुसूचित जनजातियां नहीं हैं, जो घुमक्कड़ जनजातियां हैं, वो भी शामिल है, पीवीटीजीज भी शामिल है। तो आपको ये लिखना है, संविधान के अनुच्छेद 46 में निर्देशित प्रावधान के अनुसार, प्रावधान के अनुक्रम में जनजातीय विकास हेतु निम्नलिखित कार्यक्रम केंद्र व राज्य सरकार द्वारा संचालित है। क्रियान्वित किए जा रहे हैं। ये हो गया हमारा क्या हो गया, हमारा इंट्रोडक्शन हो गया। अब इसके बाद में कार्यक्रमों के नाम, पहले टीएसपी ट्राइबल सब प्लान, ट्राइबल एरिया सब प्लान टीएसपी। इनमें क्या क्या कार्यक्रम में क्या क्या लिखोगे? कार्यक्रम में अगर कोई पहली डेट याद हो तो लिख लो, नहीं याद है कोई फर्क नहीं पड़ता। ज्यादातर कोशिश कीजिए कि आसपास के ईयर याद हो तो लिख लो, नहीं तो छोड़ दो। दूसरी चीज क्या लिखोगे, ये कहाँ कहाँ इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, इसका कोई अगर भौगोलिक क्षेत्र है या फिर उसकी कोई स्पेसिफिकेशन इन्होंने दे रखी है वो चीज। तीसरी, उनके प्रमुख उद्देश्य क्या है, बस इतना काफी है। तो टीएसपी एरिया प्रोग्राम जो है या ट्राइबल सब प्लान जो है, जनजातीय उपयोजना, इसके तहत राजस्थान में, राजस्थान के 8 जिले, 8 जिलों, जिसमें से 3 में पूरे जिले, 3 जिले पूरे हैं। जैसे वो कौन कौन से? प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। इन 3 जिलों में पूरा, उन पूरे जिलों को चिन्हित किया गया और 5 जिले जो है वो आंशिक है। कौन कौन से? पाली, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, उदयपुर और सिरोही। इनमें जो है आंशिक क्षेत्रों को चिन्हित किया गया है और इन क्षेत्रों में जनजातियों के आर्थिक विकास के लिए, आर्थिक और जो है उनका समग्र विकास ये किया जाए। शिक्षा भी है उसमें, स्वास्थ्य भी है, आवास का डेवलपमेंट करना है, वो सारी चीजें भी है, पेयजल भी है। तो ये सारा एक समग्र विकास के लिए ये योजना लाई गई, ये कार्यक्रम लाया गया है। तो 8 जिलों में, जिसमें से वो लिख लीजिए, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, ये तो पूरे हैं। का पूर्ण क्षेत्र व 5 जिले वो लिख लीजिए, पाली, राजसमंद, उदयपुर, सिरोही
और चित्तौड़गढ़। अगला पेज ले लेते हैं। इन जगहों पे आंशिक क्षेत्र, इसमें आंशिक लिख लेते हैं, आंशिक क्षेत्र 8 जिला में विस्तृत लिख लेते हैं यहाँ पर। उसके बाद में कॉमा लगा के ये क्या लिखा है हमने देख लो एक बार, सॉरी, यहाँ लिखा है जनजातीय उपयोजना राजस्थान के 8 जिलों, ये जिलों के नाम लिखे और आगे हम लोग चलेंगे। और चित्तौड़गढ़ में आंशिक क्षेत्रों में विस्तृत, और इनमें क्या है, जनजातीय लोगों के आर्थिक उत्थान व समग्र विकास हेतु एकीकृत कार्यक्रम, लक्षित एकीकृत कार्यक्रम। ये हो गया आपका पहला। दूसरा क्या इंपॉर्टेंट आपको आता है कार्यक्रम में, दूसरा है माडा, मॉडिफाइड एरिया डेवलपमेंट। माडा ये 1974-5 में हुआ था, माडा जो है 78-79 में है। तो माडा में क्या है, इसमें जो है अलग अलग जिलों में ऐसे सब एरिया बांटे गए हैं। उन सब एरिया में जो जिनकी जनसंख्या लगभग 10,000 के बराबर है, ऐसे सब एरिया जिनमें 10,000 में से 50% जनसंख्या जनजातीय जनसंख्या हो, तो उनको चिन्हित किया गया है। तो इसमें जो है 18 जिलों में, कब, ये 78-79 में, और इसमें जो है 18 जिलों में 44 सब एरियाज, सब या उप क्षेत्रों का, इसमें जिले को इकाई मानी गई और जिले को जो है 10-10 हजार के उसमें ब्लॉक्स में बांटा गया है। उन ब्लॉक्स में से जो है ऐसे ब्लॉक्स जिसमें 50% से जनसंख्या ज्यादा हो जनजातियों की, उसका, तो उन क्षेत्रों को चिन्हित किया गया। और उन क्षेत्रों में, वहां पर माडा में जो है उन क्षेत्रों के लोगों की जो है गरीबी बेरोजगारी दूर करने के लिए, आर्थिक उद्यमशीलता डेवलप करने के लिए, उनको रोजगार दिलाने के लिए एक स्पेसिफिक योजना चलाई जा रही है, इसी को माडा कहा जाता है। तो ये लिख देंगे उप क्षेत्रों में लागू। अब इसमें वो डिटेल आप लोग डालना चाहे तो डाल सकते हैं, नहीं डालना चाहे तो भी ओके है, चलता है। यहाँ की जनजातियों के समग्र विकास हेतु संचालित कार्यक्रम, इसमें आप स्पेसिफिक लिख सकते हो। ब्रैकेट में डाल दो गरीबी निवारण, फिर उसके बाद में लिख सकते हो बेरोजगारी निवारण, शिक्षा, ये सारी चीजें आप यहाँ पे लिख सकते हो, शिक्षा आदि। इन समस्याओं का निवारण हेतु ये योजना बनाई गई है। अब इसके अलावा एक और है, वो है माडा क्लस्टर। माडा क्लस्टर क्या है, ऐसे क्लस्टर्स बनाए गए हैं गांवों के, एक मिक्स क्लस्टर, जहां पर 5,000 की जनसंख्या है और उसमें से 50% जो है वो जनजातीय जनसंख्या है। तो इन क्लस्टर्स में क्या करना है, इन क्लस्टर में समग्र विकास करना है। ऐसे 11 क्लस्टर्स बनाए गए हैं, माडा क्लस्टर्स 8 जिलों में। उन क्लस्टर्स में समग्र विकास करना है, तो उसको आप लिखेंगे कि 8 जिलों में 11 क्लस्टर्स बनाए गए हैं। इन क्लस्टर में मेनली जो उद्देश्य है वो कृषि आधारित, पशुपालन आधारित
उद्देश्य कृषि, बागवानी, पशुपालन, इनका विकास। क्लस्टर होगी ना, जमीन आसपास की होगी, तो उन क्लस्टर में इम्प्लीमेंटेशन ईजी होगा, और जो भी इतने 5,000 के छोटा क्लस्टर बनेगा, वहाँ पर कृषि की जो भी गतिविधियाँ हैं, कृषि रिलेटेड गतिविधियाँ हैं, उनको विकास करना, साथ साथ में और कोई उससे रिलेटेड अगर उद्योग है तो उसको स्थापना करना। क्लस्टर का निर्माण तथा इसके बाद क्लस्टर का निर्माण तथा वहां कृषि, बागवानी, पशुपालन, उद्योग का विकास। उद्योग क्यों? इन्हीं के आधारित, जो इनको रोजगार दे, कृषि पर आधारित उद्योगों का विकास। ये हो गया, 3 स्कीम्स होगी। उसके अलावा शहरिया विकास कार्यक्रम, ये जो है उसको लिख लेते हैं, ये पूरा हो गया। इसके अलावा हाँ, एक और है कि ये 3 तो हो गए, इम्प्लीमेंट हो गए, ये जगहों के हिसाब से। अब जो बच्ची जनजातियां, और इनमें जो है प्रमुख कहाँ है, सारे हमारे दक्षिण भाग में, दक्षिण भाग के प्रमुख जिले हैं। इसमें आप मैप भी बना सकते हो, वो जो 8 जिले दर्शाए गए थे वो लिख सकते हो। और जो है चौथा जो है वो हो जाएगा बिखरी जनजाति विकास कार्यक्रम। बिखरी जनजाति विकास कार्यक्रम, इसमें क्या है, जहां पर ये लागू नहीं है, जो तीनों हमने बात की है, क्षेत्र में नहीं आए, क्लस्टर में नहीं आए, माडा क्लस्टर में नहीं आए, या माडा उसमें जो है बने उपखंड है उसमें नहीं आए, और या फिर जो है 8 जिलों में जो टीएसपी एरिया है उसमें नहीं आए, वहां के अलावा की जनजाति है, उन जनजाति यानी 30 जिलों में ऐसे क्षेत्र जो टीएसपी माडा क्लस्टर के तहत नहीं आते, ये उसका क्षेत्र हो गया। उन क्षेत्रों में क्षेत्रों की जनजातीय जनसंख्या के विकास हेतु, उन क्षेत्रों के जनजातीय विकास हेतु ये कार्यक्रम लाया गया है। तो ये अपने चौथा हो गया। अब शहरिया विकास, कथोड़ी विकास, 5वां हो गया शहरिया विकास कार्यक्रम। शहरिया जनजाति कहाँ रहती है? शहरिया जनजाति विकास कार्यक्रम। ये सबसे पिछड़ी जनजातियों में से है। ये राजस्थान में 2 तहसील है, शाहबाद व किशनगंज तहसील, शाहबाद व किशनगंज, इन 2 जगह में ये चल रहा है कार्यक्रम। तहसील में कौन से? 12 जिले की है। इन तहसीलों में शहरिया लोगों के जो शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, आर्थिक विकास, रोजगार आदि के लिए ये कार्यक्रम चला रहा है। तो ये क्या है? स्पेसिफिक शहरिया, उनके लिए स्कूल्स डेवलप की गई हैं, उसकी शिक्षा के लिए बढ़ावा देने के लिए उनके स्कॉलरशिप्स दी जा रही है, साथ में उद्योग में उनको जो है शामिल करने के लिए, उनको रोजगार दिलाने के लिए विशेष कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। तो वही कार्यक्रम है शहरिया जन समग्र विकास हेतु। फिर कथोड़ी विकास भी है और ये भी है। इसके अलावा राज्य सरकार की कुछ योजना हैं, जैसे अगला ले लेते हैं, ये सारी केंद्र सरकार की थी, तो इसको आप केंद्र सरकार सहायता प्राप्ति, इम्प्लीमेंट तो राज्य सरकार ही कर रही है, बट केंद्र सरकार द्वारा समर्थित थी, 100% स्पॉन्सर्ड थी। इसके अलावा राज्य सरकार की कुछ स्पेसिफिक योजना है, उसमें वो लिख लेंगे उनको थोड़ा सा। जैसे माँ बाड़ी केशव बाड़ी योजना है। माँ बाड़ी योजना क्या है? जो जनजातीय इलाका है, मेनली भील जनजातीय इलाके हैं, वहाँ पर जहाँ पर
जो है शिक्षा के लिए प्राथमिक स्कूल नहीं खुले गए हैं। तो ऐसे क्षेत्रों में चूंकि RTE है, एजुकेशन जो है 6 से 12 की एज के लिए जो बच्चे हैं उनको प्राथमिक शिक्षा दिलाने के उद्देश्य से वहाँ पर प्राथमिक शिक्षा केंद्रों का निर्माण किया गया है, माँ बाड़ी जिसको कहा जा रहा है। तो यहाँ पर लिख लीजिए छठा जो है माँ बाड़ी योजना। माँ बाड़ी योजना या माँ बाड़ी कार्यक्रम, इसमें जो है 6 से 12 वर्ष के बच्चों की प्राथमिक शिक्षा के लिए जनजातीय क्षेत्र में, कहाँ? ये जनजातीय क्षेत्र में, ये जनजातीय क्षेत्र में प्राथमिक शिक्षा केंद्रों की स्थापना, ये हो गई आपकी। अब एक केंद्र सरकार की योजना है एकलव्य मॉडल स्कूल, और राजस्थान में भी जो है राज्य सरकार भी एकलव्य रेजिडेंशियल मॉडल स्कूल उदयपुर में विकसित किया है, उसका भी लिख लीजिए 7वां। एकलव्य रेजिडेंशियल लिख सकते हो या आवासीय लिख सकते हो, रेजिडेंशियल मॉडल स्कूल कॉम्प्लेक्स कहाँ पर है? ये उदयपुर में। तो इसको ही लिख लीजिए, किसके लिए? ये शिक्षा, आवासीय शिक्षा के लिए। कहाँ पर है? उदयपुर में। फिर एक और है 8वां, मारवाड़ संभाग, क्योंकि मारवाड़ संभाग में जो है कोई जनजातीय क्षेत्र नहीं है, माडा क्लस्टर भी नहीं है, बिखरे हुए जनजातीय जनसंख्या है। तो मारवाड़ जो क्षेत्र है, मारवाड़ संभाग या मारवाड़ क्षेत्रीय जनजाति बोर्ड की स्थापना की है, जो मारवाड़ संभाग की क्षेत्रीय जनजाति बोर्ड, ये भी आप लोग लिख सकते हैं। मारवाड़ क्षेत्र के जनजातियों के विकास के लिए ये कार्यक्रम करता है। फिर एक और है रुख भायला कार्यक्रम, कथौड़ी विकास कार्यक्रम, बहुत सारे, इसको अन्य में लिख के आप अपना आंसर खत्म कर सकते हैं। तो इस तरह आपको अपना आंसर देना है। यहाँ पर आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं राज्य सरकार की, केंद्र सरकार और राज्य सरकार को अलग अलग कर सकते हैं। राज्य सरकार के कार्यक्रम और भी है, खेल के लिए है, आवासीय प्रशिक्षण अकादमी है, खेल प्रशिक्षण अकादमी है, उनका डेवलपमेंट है। तो बहुत सारे हैं, उनमें से ये चिन्हित आपको लिखने हैं और इस तरह आपका आंसर कंप्लीट होगा। होपफुली आप लोग आंसर राइटिंग कर रहे हैं और आगे भी करते रहिए और अपने जो है तैयारी को बहुत अच्छा करिए और अगले जैसे ही वैकेंसी आए तो टूट पड़िए और पास हो जाइए। थैंक यू वेरी मच।